Hello friends, myself Dr. Ashutosh Kumar Singh, SR in ENT, GMC Haridwar, Uttarakhand. Today we will discuss about the recall question of ENT in NEET PG 2025. All these questions are on the memory based. So first question is a patient presented with the nasal trauma following the road traffic accident. Lateral X-ray of the nose bone show the displaced nasal bone fracture. Which instrument commonly used for the nasal bone reduction? तो ये जो पहला क्वेश्चन था ये नेजल बोन रिडक्शन के लिए आया था। तो इसमें पूछा हुआ कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होगा मेनली। ये देखिए आप जो है यहाँ पे नेजल बोन जो है फ्रैक्चर हुई है। तो जब भी नेजल बोन का फ्रैक्चर का क्वेश्चन आएगा या फेशियल फ्रैक्चर का क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला कि अगर नेजल बोन फ्रैक्चर विद इन द 4 to 5 आवर्स में अगर वो आता है या एडिमा नहीं है तो हम उसका रिडक्शन इमीडिएट करेंगे। और सेकेंड इमीडिएट रिडक्शन करेंगे। और सेकेंड पॉइंट ये है अगर पेशेंट 4 to 5 आवर्स एंड विथ एडिमा आता है तो अगर एडिमा है तो हम रिडक्शन नहीं कर सकते क्योंकि प्रॉपर रिडक्शन नहीं हो सकता। तो उसमें हम सबसे पहले एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग चलाएंगे जिससे एडिमा सबसाइड हो जाए। 5 से 7 दिन के लिए हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग चलाएंगे 5 to 7 डेज के लिए। उसके बाद हम क्लोज रिडक्शन करेंगे जब एडिमा सबसाइड हो जाएगा। तो हमें ये दो चीज़ों का ध्यान देना है। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होगा। तो नेजल बोन रिडक्शन के लिए हमारे पास दो होते हैं, एक एस फॉरसेप्स होता है, एक वॉल्सम फॉरसेप्स होता है। दो इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो रिडक्शन के लिए यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम ये इंस्ट्रूमेंट देखेंगे। तो जो एंगल्ड इंस्ट्रूमेंट है ये साइड में आप देख रहे हैं जो एंगल्ड इंस्ट्रूमेंट है ये एस फॉरसेप बोलते हैं इसे। इसका काम होता है जो नेजल बोन सेप्टम का जो फ्रैक्चर होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है उसके रिडक्शन के यूज में आता है ये। तो एस फॉरसेप जो हो जाए नेजल सेप्टम फ्रैक्चर रिडक्शन में यूज होता है। अब आपका जो वॉल्सम होता है, वॉल्सम की पहचान ये है कि इसके एक प्रोंग पे रबड़ बैंड होता है जो हमारे नाक के लेटरल वॉल पे मतलब आउटर स्किन सरफेस पे रहता है जिससे ट्रॉमा होने के चांस ना हो स्किन पे। तो इस इंस्ट्रूमेंट का यूज हम करते हैं जो लेटरल नेजल वॉल जो बोन फ्रैक्चर होता है तो उसके लिए यूज करते हैं, उसके रिडक्शन में यूज होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका वॉल्सम। उसके बाद इस ऑप्शन में हमारे पास एक सेप्टल एलिवेटर भी दिया था। सेप्टल एलिवेटर देखो आप ऐसा होता है, इसे फ्रेयर्स एलिवेटर भी कहा जाता है। ये मेनली यूज होता है जो नेजल सर्जरी होती है या सेप्टल सर्जरी होती है उसमें होता है। इसको एसएमआर में भी यूज किया जाता है, एसएमआर सर्जरी जो होती है उसमें भी यूज किया जाता है। टू राइज द म्यूकोपेरिकॉन्डियल और म्यूकोपेरीऑस्टियल जो फ्लैप बनाते हैं, जो म्यूकोजा होती है पेरिकॉन्डियम की और जो पेरीऑस्टियल फ्लैप होता है उसको एलिवेट करने में हेल्प करता है। एंड वन मोर ऑप्शन वाज क्लियन स्पेकुलम, इट इज़ यूज फॉर नेजल कैविटी एग्जामिनेशन। तो और नेजल सर्जरी में भी यूज होता है। आप देखो जैसे ये नोज में इंट्रोड्यूस करके उसका इंस्पेक्शन नेजल कैविटी एग्जामिनेशन में ऐसे यूज किया जाता है। इसके अलग अलग साइज के इसके ब्लेड होते हैं, जैसी ज़रूरत पड़ती है वैसा हम यूज करते हैं। Then next question was the 50-year-old patient with the tinnitus and ear fullness and the hearing loss in the right ear. 7 years later, he begins to experience the vertigo, headache, and progressive loss of balance. After 2 years, audiometry showed the moderate sensorineural hearing loss in the right ear and has not been investigated on HP. On HP, the Antony A, Antony B cell are seen. They choose the most appropriate diagnosis. The Antony A, Antony B cell is the characteristic of the vestibular schwannoma.
Acoustic neuroma is also called the vestibular sonoma. वेस्टिबुलर सोनोमा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी डिस्कस कर लेते हैं. इट इज़ द मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ द सीपी एंगल. एंड द सेकेंड पॉइंट, द मोस्ट कॉमन साइट इज द inferior vestibular nerve of internal acoustic canal. And the clinical feature is the main clinical feature is the SNHL, sensorineural hearing loss, which is the slow and progressive type. It is the most common presentation. The second point is the tinnitus, and the third point is the vertigo or dizziness. The sign is the loss of the corneal reflex. It is the earliest sign. It is due to the involvement of the fifth cranial nerve. And the next sign is the Hetzel-Berger sign, which is a loss of the sensation in the posterior superior wall of the EAC, and it is due to the involvement of seventh nerve, which is Vrisberg nerve. और यहाँ पे देखिए ये इस डायग्राम में सेब्रोपोंटाइन एंगल से ये ट्यूमर राइज होता है. तो यहाँ पे फिफ्थ नर्व, सिक्स नर्व, सेवन्थ नर्व और एट्थ नर्व होती है, तो इनको इन्वॉल्व कर देता है. कभी कभी पिक्चर में आपको एंटोनी ए, एंटोनी बी सेल भी दे देता है. एंटोनी ए सेल जो होती है डेंसली पैक्ड होती है विथ स्पिंडल शेप न्यूक्लियाई. ये आप देखो काफ़ी डेंस सेल होती है ये. और जो एंटोनी बी होती है वो लूजली अरेंज्ड होती है एज ए कम्पेयर टू एंटोनी ए. एंटोनी बी इज़ द लूजली अरेंज्ड सेल. And in the gadolinium MRI, the ice cream cone appearance is seen at the CP angle. ये देखो आप, जैसे आइसक्रीम का कोन होता है वैसे बिल्कुल दिखता है. तो ये CP एंगल पे अगर आइस कोन क्रीम अपीयरेंस मिलता है तो it is the abnormal finding. While in the CT of the middle ear, the ice cone cream appearance also seen, but it is the normal finding. It is due to the head of malleus and the long process of incus. In the middle ear, the ice cone appearance is the normal finding. The next option was the Meniere's disease. Meniere's disease is also called the endolymphatic hydrops. इसमें क्या होता है, एंडोलिम्फ जो होता है आपका ज़्यादा अमाउंट में कलेक्ट होने लगता है. अब ये इसका रीजन कई होते हैं. सब पहला रीजन ये होता है कि इफ द एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ द एंडोलिम्फ्स ड्यू टू द एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ द एंडोलिम्फ. एंड द नेक्स्ट रीजन इज द ड्यू टू द डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन. इफ प्रॉपर एब्जॉर्प्शन इज नॉट अकर देन द एंडोलिम्फ इज कलेक्टेड. एंड द थर्ड इज द ब्लॉकेज ऑफ एंडोलिम्फेटिक डक्ट. If the endolymphatic duct is blocked, then absorption will not occur. This is the endolymph, and where the Stravas scaleris, the endolymph is secreted, and this is the ricинus membrane. In the endolymph, potassium is high on the outer side. The potassium पेरीलिम्फ में पोटेशियम कम होता है. जब एंडोलिम्फ ज़्यादा बढ़ता है तो ये रिसिनस मेम्ब्रेन रप्चर कर जाती है. तो जिससे क्या होता है, एंडोलिम्फ का पोटेशियम एक जो पेरीलिम्फ से मिक्स हो जाता है, तो उसकी वजह से फायरिंग ऑफ नर्व स्टिमुलेशन होता है. तो उसकी वजह से वर्टाइगो आएगा और SNHL की कंप्लेन होगी उसको. आफ्टर सम टाइम्स ये रिसिनस मेम्ब्रेन हील कर जाती है, तो उसके बाद सिम्टम जो होते हैं सबसाइड हो जाते हैं. फिर उसके नॉर्मल हो जाएंगे सारे सिम्टम. पर ये कंडीशन बार बार रिपीट होती है. तो इसमें ट्रायड मिलता है. क्या एपिसोडिक वर्टाइगो होगा एंड फ्लैक्चुएटिंग SNHL होगा उसको.
And the third is the tinnitus and oral fullness. This is the triad. And one more thing is the Tullio phenomena. The loud noise precipitate vertigo, dizziness because of the resonance membrane adhere with the steps of foot plate. And the diagnosis by the first the PTA in early Meniere's disease, rising type curve present. It means the rising curve. It means more hearing loss at the low frequency. In the late Meniere's disease, the sloping curve seen. Here in PTA, you see that the more hearing loss at the high frequency. Then the next investigation is the electrocochleography. A probe placed over the cochlea go through the tympanic membrane. This is the confirmatory test. It is an invasive procedure. It is an invasive procedure. Actually, it measures the potential of cochlea. In normal ear, summation potential is less than the 30% of action potential. But in Meniere's disease, the summation potential is more than the 70% of the action potential. You see the in normal patient the summation potential less than 30%, while in Meniere's more than 70%. Our next option was the otosclerosis. तो ओटोस्क्लेरोसिस पहचानने के लिए कुछ हमें की पॉइंट होते हैं. तो जैसे क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि ए 20 to 30 ईयर ओल्ड प्रेग्नेंट फीमेल प्रेजेंटेड विद द कंडक्टिव हेयरिंग लॉस बट बेटर हेयरिंग इन क्राउडेड प्लेस. बेटर उसकी हेयरिंग जो है नॉर्मल, उसकी हेयरिंग नॉर्मल जैसी हो जाएगी इन क्राउडेड प्लेसेस. दिस इज कॉल्ड द पैराक्यूसिस विल्साई. क्योंकि जो क्राउडेड प्लेस होता है वहाँ पे वैसे भी लाउड नॉइज रहती है तो उसको नॉर्मल सुनाई देगा. हियर दिस द ए अनऑर्गेनाइज्ड स्पॉन्जी बोन फॉर्म ओवर द फुट प्लेट ऑफ स्पीच. Normally TM is the visualized normal, but in early stage sometimes the flamingo pink color is seen. Flamingo pink color means the activeness of the disease. In PTA the Cahart notch seen, the dip present over the bone conduction over the 2000 Hz. बॉयलर नॉच क्या होता है? बॉयलर नॉच में आपको बोन कंडक्शन में 400,000 पे डिप मिलेगी. तो ये डिफरेंस होता है, ये नॉइज इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस में सीन होता है बॉयलर नॉच. और कहार्ट्स नॉच जो होता है वो ओटोस्क्लेरोसिस में 2000 हर्ट्ज पे. इम्पिडेंस ऑडियोमेट्री में एएस टाइप का ग्राफ मिलता है आपको. एएस टाइप में ड्यू टू स्क्लेरोसिस डिक्रीज द मोबिलिटी, सो द एएस टाइप ग्राफ प्रेजेंट इन द otosclerosis. This is the key point of otosclerosis. Our next question was a patient present with ear discharge and hearing loss. Otoscopic examination show below. Choose the most appropriate diagnosis and treatment. तो this is the large central perforation. अगर large central perforation है और डिस्चार्ज के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे क्या करना. अगर डिस्चार्ज प्रेजेंट है तो वो इसका मतलब ये एक्टिव डिजीज है. एक्टिव डिजीज में हम कभी टिम्पैनोप्लास्टी या ग्राफ्टिंग नहीं करते हैं, अदरवाइज वो फेल हो सकता है. तो उसमें ऐसे में हम तो या तो एमआरएम या कॉर्टिकल मस्टोइडेक्टमी करेंगे. और अगर डिस्चार्ज एब्सेंट है, इसका मतलब इनएक्टिव डिजीज है, तो उसमें हम मारिंगोप्लास्टी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं या तो और टिम्पैनोप्लास्टी. तो इसमें पहला ऑप्शन एमआरएम तो हम नहीं करेंगे. उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन है मारिंगोप्लास्टी. तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मारिंगोप्लास्टी होगा.
The indication of the cortical mastoidectomy, either the eticoenteral disease or the etic perforation or cholesteatoma with white flags. आप जैसे डायग्राम में देख रहे हैं, दिस इज द नॉर्मल पास टेंसा और ऊपर जो है परफोरेशन है एटिक रीजन में पास. Then other option was the exploratory implantation. It is done for the conductive hearing loss with the intact TM to explore the ossicular pathology. The exploratory tympanotomy done in this condition. The eticotomy is done if the disease limited to etic region only. Etic part. Then our next question was a 60-year-old male known case of chronic hypertension and diabetes mellitus with the severe epistaxis. Initial method of controlling of epistaxis including anterior and posterior nasal packing have failed. What is the next best step in the management and which artery will be ligated? तो ये क्वेश्चन था कि उन्होंने एंटीरियर पोस्टीरियर नेजल पैकिंग कर ली लेकिन फिर भी मैनेज नहीं हो पाया. तो थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं. एंटीरियर एपिस्टेक्सिस का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो मोस्ट कॉमन साइट कौन सा होता है? मोस्ट कॉमन साइट होता है लिटिल्स एरिया. इसको कहा जाता है कीजल ब्लैक प्लेक्सिस भी कहा जाता है. कीजल ब्लैक प्लेक्सिस. ये आर्टेरियल प्लेक्सिस होता है. It is present over the anterior part of the nasal septum. It formed by the four arteries. One is the four artery. One is the superior labial artery, which is the branch of the facial artery, which is further branch of external carotid artery, and another is the anterior ethmoidal artery, which is the ophthalmic artery, and one is the greater palatine artery, which is the branch of the maxillary artery, and one is the spinopalatine artery. In posterior nasal bleed, the most common site is Woodruff plexus. The most common site is Woodruff plexus. It is a type of venous plexus. The little's area is the arterial plexus, but it is the venous plexus. What is the site of this plexus? It is present over the lateral wall of the nose, posterior to inferior turbinate. Present over the lateral wall of nose, posterior to inferior turbinate. You see the in diagram. This is the venous plexus or Woodruff plexus. This is the inferior turbinate. Behind it, the Woodruff plexus present. Which artery is mainly participate in the Woodruff plexus? Mainly is the spinopalatine artery. You see the anterior and posterior nasal bleed. Spinopalatine artery is the main artery. So spinopalatine artery is called the artery of epistaxis. This is the main artery. Then we come on the management portion. If the anterior epistaxis is present, then we do the Trotter's method. We told the patient to pinch the nose for 3 to 5 minutes. This is called the Trotter's method. Then second is if child with the recurrent epistaxis. If a child came to the recurrent epistaxis, then you do the chemical cautery or the electrocautery. Both are done under the local anesthesia. First we do the either chemical cautery. If not controlled, then sometimes we do the electrocautery. Both do under local anesthesia. In chemical cautery we use the TCA,
TCA means A is solution, a chemical which we touch on the bleeding point. And the third condition is if the profuse bleeding is present, if the profuse bleeding present और केमिकल कॉटरी इलेक्ट्रो कॉटरी से भी नहीं कंट्रोल हो रही है, तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंटीरियर नेजल पैकिंग करेंगे. वी डू द फर्स्ट एंटीरियर नेजल पैकिंग फॉर द 48 आवर्स, 48 आवर टू 72 आवर्स. And then we come on the posterior epistaxis. In posterior epistaxis, the bleeding normally the bleeding point not seen. So the posterior nasal packing done by the Foley's catheter under the elegant. If after the placing the Foley's catheter bleeding is not stopped, then we do the combined procedure, the anterior and posterior nasal packing done. अगर उसके बाद भी अगर ब्लीडिंग नहीं रुकती है, तब हम करते हैं ट्रांस इंडोस्कोपिक स्पिनोपैलेटाइन आर्टरी लाइगेशन, टेस्पाल करते हैं जी. एंड अगर उसके बाद भी ब्लीडिंग नहीं रुकती है, तो हम जो इंटरनल मैक्सिलरी आर्टरी होती है उसको लाइगेट करते हैं. अगर उससे भी नहीं रुकती है, तो हम एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी फाइनल में उसको लाइगेट करते हैं. वी नेवर लाइगेट द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. You always remember this, we never ligate internal carotid artery. तो हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन सही होगा, लाइगेशन ऑफ स्पिनोपैलेटाइन आर्टरी बाय एंडोस्कोपिक अप्रोच. देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए 16-year-old बॉय प्रेजेंट विथ प्रोग्रेसिव नेजल ऑब्स्ट्रक्शन और रिकरेंट एपिसोड ऑफ एपिस्टेक्सिस ऑन इमेजिन. इसमें देखो आप एक तो इसकी एज और उसका जो रिकरेंट एपिसोड है. तो ऑन इमेजिंग ए वेस्कुलर मास इज सीन ऑक्यूपाइंग द नेजोफेरिंग एक्सटेंडिंग टू द टेरिगोपैलेटाइन फोसा एंड प्रेशर ओवर द पोस्टीरियर वॉल ऑफ मैक्सिलरी साइनस. व्हाट इज द डायग्नोसिस? तो ये हर बार क्वेश्चन आता है. ये जो भी कंडीशन है, ये जुवेनाइल नेजोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा का है. इसके कुछ की पॉइंट है जो हम अभी डिस्कस करते हैं. ये हर साल ही क्वेश्चन ये आ जाता है कहीं ना कहीं. तो हमारा की पॉइंट ये होता है कि आपको कैसे पहचानना है. तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया रहेगा, यंग एंड एडोलसेंट बॉय. तो इसमें देखो आप 16 ईयर दिया था और ये एक मेल पेशेंट में ज़्यादा होता है. देन द रिकरेंट एपिस्टेक्सिस एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द एंटीरियर बोइंग ऑफ द मैक्सिलरी साइनस, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द मैक्सिलरी साइनस, एंटीरियर बोइंग ऑफ पोस्टीरियर. दिस इज कॉल्ड द हॉलमैन मिलर साइन. आपको सीटी फाइंडिंग में आप जब देखेंगे तो आपको जो पोस्टीरियर वॉल होगी मैक्सिलरी साइनस की, वो फॉरवर्ड बेंडिंग दिखेगी पुश होते हुए. बायोप्सी कभी नहीं करेंगे, कंट्राइंडिकेटेड होता है क्योंकि बहुत हाईली वेस्कुलर मास होता है, इसलिए बायोप्सी. ट्रीटमेंट, वी डू द एम्बोलाइजेशन ऑफ द मास prior to the 24 hours of the surgery and we remove the mass in toto. We remove of the mass in toto. एम्बोलाइजेशन करने से उसका जो है मास का साइज कम हो जाता है, तो हमें ईजिली उसको रिमूव कर सकते हैं. यहाँ देखिए सीटी में हॉलमैन मिलर साइन, एंटीरियर बोइंग. देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में रिनीज नेगेटिव दिया है लेफ्ट साइड में और वेबस जो लेटराइज हो रहा है लेफ्ट साइड में. तो नॉर्मली क्या होता है, जब रिन्यू पॉजिटिव होता है इसका मतलब एयर कंडक्शन इज मोर देन बोन कंडक्शन. ये नॉर्मल कंडीशन में होता है और कभी कभी सेंसिन्यूरल हियरिंग लॉस में होता है. और रिनीज नेगेटिव कब होता है, जब बोन कंडक्शन ज़्यादा होता है एयर कंडक्शन से, तो ये होता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस. तो ये हो गया रिनीज के बारे में. बाकी वेबर्स में क्या होता है, वेबर्स in conductive hearing loss always lateralize to the disease ear, जिसमें डिजीज होगी उस तरफ होगा. इन सेंसिन्यूरल हियरिंग लॉस lateralize to the normal ear. तो उसके बेसिस पे हम इसका आंसर डिसाइड करेंगे. तो हमारे में लेफ्ट जो राइट ईयर का है वो उधर रिनीज पॉजिटिव है, इसका मतलब वो नॉर्मल है. और जो लेफ्ट साइड है उधर रिनीज नेगेटिव है, इसका मतलब एबनॉर्मल है, मतलब वो डिजीज ईयर लग रहा है. और वेबर भी हमारा जो है लेफ़्ट साइड में ही जा रहा है, तो जो इसका ऑप्शन होगा सही वो लेफ़्ट कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा. तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं.
ये क्वेश्चन रटने वाला है, ये बहुत कम ही देखा जाता है। तो इसमें क्या आया था, इन लार्ज और ऑरेंज टॉन्सिल सोन इन दिस माउथ, कौन सी डिजीज़ में होता है। देखो ये टॉन्सिल है आपका दोनों, इसमें देखिए ऑरेंज पील कलर का आपको टॉन्सिल दिख रहा है, तो ये होता है टेंजियस डिजीज़ में। अब टेंजियस डिजीज़ के बारे में मैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूँ, जो इन फ्यूचर हो सकता है कि अब इससे कुछ अलग पूछ सकता है। तो टेंजियस डिजीज़ इज ए रेयर इनहेरिटेड ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म डिजीज। इसमें क्या होता है, लिपिड का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता। In this condition, the extreme low level of HDL cholesterol seen due to lipid metabolism. Then the next point is the ABCA1 gene mutation is seen. ABCA1 जीन म्यूटेशन हो जाता है, उसकी वजह से जो HDL कोलेस्ट्रॉल का इफ्लक्स नहीं हो पाता है सेल से, तो इसीलिए लो लेवल रह जाता है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज द पैथोग्नोमिक फीचर ऑफ द टेंजियस डिजीज इज, जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वही, इन लार्ज ऑरेंज टॉन्सिल इज, इन लार्ज ऑरेंज कलर टॉन्सिल। तो ये टेंजियस डिजीज के बारे में, ये थोड़ा सा आप याद रखना, नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं। देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशन ऑफ साइनोसाइटिस। तो जो ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशन ऑफ साइनोसाइटिस होता है वो मोस्ट कॉमनली सीन होता है इथमोइडल साइनोसाइटिस, इथमोइडल साइनोसाइटिस में। तो हमारा जो ऑप्शन है इसमें से हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट चूज करना है। तो टॉपिकल एंटीबायोटिक शुड बी ट्रीटेड ऑफ चॉइस, सिर्फ टॉपिकल एंटीबायोटिक से नहीं ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हो सकता है, कभी कभी हमें सर्जिकली डिकम्प्रेस भी करना पड़ता है। इथमोइडल साइनोसाइटिस इज़ द मोस्ट कॉमन, ये सही है। उसके बाद ओनली इंटीरियर वॉल इज इन्वॉल्व और नॉर्मल ऑकुलर मूवमेंट, नॉर्मल ऑकुलर मूवमेंट नहीं होता, रिस्ट्रिक्टेड ऑकुलर मूवमेंट होता है, तो ये भी गलत है। एंड ओनली इंटीरियर वॉल ऑफ इन्वॉल्व, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो आवर राइट क्वेश्चन इज बी ऑप्शन, इथमोइडल साइनोसाइटिस इज मोस्ट कॉमन। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक पिक्चर भी दिया हुआ है। तो वो क्वेश्चन क्या है, ए 55-year-old patient came with the hoarseness of voice and difficulty in swallowing. The patient was diagnosed with laryngeal carcinoma. एक laryngeal carcinoma का patient है, and the surgical management was done. Surgical management हो चुका है. The post operative image of patient is given. ये post operative image है. तो which of the following surgery was done in this? ऐसा क्वेश्चन जब आता है, ये देखो आपको स्टोमा दिख रहा है, जो परमानेंट स्टोमा भी दिख रहा है ये, तो और लैरिंजियल कार्सिनोमा का पेशेंट है। तो ऐसे में अगर आपको परमानेंट ट्रेकेओस्टमी या स्टोमा दिख रहा है, परमानेंट ट्रेकेओस्टमी दिख रही है, तो इसके दो कंडीशन हो सकती है। अगर परमानेंट ट्रेकेओस्टमी या स्टोमा प्रेजेंट है तो और उसमें लैरिंजियल सर्जरी हो चुकी है, तो इट में बी द टोटल लैरिंजेक्टमी। और उसमें अगर परमानेंट स्टोमा नहीं दिख रहा है, परमानेंट ट्रेकेओस्टमी नहीं हुई है, तो उसमें हम पार्शियल लैरिंजेक्टमी में होता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखना। इट इज़ द पार्शियल लैरिंजेक्टमी। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा टोटल लैरिंजेक्टमी। पार्शियल लैरिंजेक्टमी नहीं होगा, टोटल लैरिंजेक्टमी होगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़। अब मैं ENT के सारे लेक्चर जो है अपने यूट्यूब चैनल पे डालूँगा एक एक करके, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आशु सिंह ब्लॉग्स के नाम से। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप वहाँ पे मुझे पूछ सकते हैं, या यहाँ पे भी DM कर सकते हैं, या यहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं।
तो थैंक यू दोस्तों।